Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of current affairs which are useful for the preparation of different competitive exams like exams conducted by UPSC, MPPSC and other exams which are conducted by SSC. फ्रेंड्स पिछला जो संसद का सत्र हुआ, जो लास्ट सेशन था लोकसभा का, जो इस लोकसभा का अंतिम सत्र था, उसमें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, विच वॉज द लास्ट एड्रेस, प्राइम मिनिस्टरियल एड्रेस इन द पार्लियामेंट फॉर दिस टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसमें मोदी जी ने यह कहा कि आप बड़े निर्णयों के लिए तैयार रहिए, यू मस्ट बी रेडी फॉर मेजर डिसीजंस। अब बड़े निर्णयों के लिए तैयार रहिए, ये जो है ये एक बड़ा व्यापक संदेश देता है। वैसे भी जैसे प्रधानमंत्री जिस तरह से अभी तक काम करते आए हैं, द वे ही हैज़ वर्क टिल द डेट, उनके किसी भी कदम को एंटिसिपेट कर पाना, उसका सही सही अनुमान लगा पाना, सामान्य व्यक्ति की तो छोड़िए, जो राजनीतिक पंडित है, जो उनके सहयोगी है, उनके लिए भी अभी तक संभव नहीं रहा है। तो अगर हम उसकी चर्चा करें तो ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से और चर्चा की दृष्टि से, ये समीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा रोचक विषय हो सकता है कि प्रधानमंत्री के अगले बड़े कदम, यानी जो अगला उनका कार्यकाल आने वाला है, जिसके बारे में पार्टी खुद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ तक कि राजनीतिक विश्लेषक भी, सामान्य जन भी आश्वस्त से दिख रहे हैं कि साहब ये दल जीतेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उस कार्यकाल की जब वो बात करते हैं अपने थर्ड टर्म की, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो कुछ बड़े निर्णय लेंगे। ठीक है, तो इन निर्णयों का हम आज एक विश्लेषण सा करने वाले हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल मेजर डिसीजंस विच मे बी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जो है इन द नेक्स्ट टर्म ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टेरियल ऑफिस। तो वो क्या कर सकते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल, मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। आगे बढ़ने से पहले वही एक रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दूसरा ये कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, क्या हो सकते हैं निर्णय? देखिए, कुछ निर्णय तो जो राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है उस पर हो सकते हैं। जैसे एक मुद्दा हमारे यहाँ जो है वो समान नागरिक संहिता का है, कॉमन सिविल कोड का है। आर्टिकल 44 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वो ये कहता है कि देश में सभी के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता का मतलब ये कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नागरिक संहिता, अलग अलग सिविल कोड, विवाह के, परिवार के, नातेदारी के, संपत्ति के, उत्तराधिकार के अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, सिख के लिए, बल्कि एक कानून होना चाहिए जो पूरे देश के लोगों पर समान रूप से लागू हो। तो वो कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू किया जा सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का भी एक अभिन्न अंग रहा है पिछले 4-5 दशकों से। तो प्रधानमंत्री उसको अब लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा टर्म होगा उनका, और वो अब मतलब ये इस बात से बहुत आश्वस्त होंगे कि जनता उनके कार्यों को समर्थन दे रही है, अनुमोदन कर रही है, अप्रूव कर रही है। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है वो ये हो सकती है, देखिए ये सब केवल अनुमान ही है, ध्यान रखिए, है ना। हम केवल, मैंने बताया पहले कि प्रधानमंत्री को एंटिसिपेट कर पाना संभव नहीं है, फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून है। मैंने पहले भी हमारे एक वीडियो में जो है, मैं इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा आपको, पहले भी एक वीडियो में जनसंख्या नियंत्रण कानून और उसकी आवश्यकता की चर्चा की है। भारत में देखिए जनसंख्या एक तो तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण विकास कार्यों का जिस तरह से लाभ जनता को मिलना चाहिए उसका लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिस अनुपात में विकास होता है उसी अनुपात में जनसंख्या विस्फोट भी हो जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ जो जननांकिकीय संतुलन है अलग अलग वर्गों का, वो भी इसके कारण बड़ा असंतुलित हो रहा है, क्योंकि किसी एक वर्ग की, खासतौर पे अल्पसंख्यकों की जो है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और उस अनुपात में अन्य जो है समुदायों की, वर्गों की नागरिकता उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है। तो विच इज़ क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस इन द कंट्री। तो वो जननांकिकीय असंतुलन दूर करने के लिए एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा सकता है, जो इस तरह का हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे जिनका जन्म इस कानून के लागू होने के बाद होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कुछ सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। अब वो सुविधाएं कुछ भी हो सकती है, उसको राशन कार्ड और PDS जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वगैरह मिलता है उसकी सुविधा से वंचित किया जा सकता है, उसको शासकीय नौकरी से वंचित किया जा सकता है, सरकार की अन्य योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान योजना है या उज्ज्वला योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। और इसका एक्सट्रीम ये हो सकता है कि ऐसे लोगों को मतदान करने से भी रोका जा सकता है, ऐसे लोगों को भी और ऐसी संतान को भी। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है जिसके जो अगला कदम हो सकता है इस सरकार का और प्रधानमंत्री का।
तो जनसंख्या नियंत्रण कानून है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ घुसपैठियों पर कार्रवाई हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पहले से उठाती रही है। भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा और म्यांमार से, जिनको हम रोहिंग्या शरणार्थी कह रहे हैं, तो रोहिंग्या कुछ शरणार्थी भी है, कुछ घुसपैठिए भी, इंट्रूडर्स भी है। कुछ ने तो असाइलम लिया है, रिफ्यूज़ लिया है और ऑफिशियल रिफ्यूज़ लिया है, बट मैनी ऑफ देम आर अनऑफिशियल इलीगल इंट्रूडर्स। वो अवैध घुसपैठिए हैं। रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है हमारे यहाँ, जो गृह मंत्रालय है, उसके एक आंकड़े के अनुसार भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे अवैध घुसपैठिए हैं। 2 करोड़, सोचिए, व्हाट ए ह्यूज अमाउंट। कई देशों की जनसंख्या नहीं है यूरोप में इतनी, उनको तो अवैध लोगों को हम पाल रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि सरकार इन पर कठोर निर्णय ले, उनकी वापसी का प्रबंध करे या उनको जो है ऐसे आइसोलेशन में रखें। ऐसे कुछ आइसोलेशन बनाए भी गए हैं असम में और दूसरी जगह क्षेत्रों में। तो ऐसे लोगों को वापस पहुंचाने के लिए, ऐसे लोगों को उन पर कठोर कार्रवाई करने से, ऐसे लोगों को जेल में भेजने से, ऐसे लोगों को डिटेन करने से संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। कोई कठोर कानून बनाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, इसी समस्या से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है कि एनआरसी लागू किया जा सकता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो असम में और पश्चिम बंगाल में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा लागू किया जा रहा है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का मतलब है कि प्रत्येक सिटीजन जो भारत में रह रहा है, उसके पिछले कुछ पीढ़ियों से उसके आंकड़ों की जांच की जाए, उसके कागजात की जांच की जाए और ये निश्चित किया जाए कि वेदर ही इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वेल एंड गुड, उसको सारी सुविधाएं मिलेगी। इफ इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, देन मैंने फिर बताया कि उसको वापस भेजने का प्रबंध करेंगे, उसको सुविधाओं से वंचित करेंगे, उसको सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। तो एनआरसी भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ सुधार किया जा सकता है। मुझे लगता है ये ज़रूर होगा। जिस तरह से 1 नेशन और 1 इलेक्शन की चर्चा हुई है, एक राष्ट्र और एक चुनाव, मैंने इस पर भी पिछला वीडियो अपना बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, कि एक देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। उसके कारण लगभग हर वर्ष हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। कभी 3-4 राज्यों की विधानसभा के यहाँ हो रहे हैं, कभी दूसरे 3-4 राज्यों की विधानसभा के हो रहे हैं, अगले साल फिर 3-4 राज्यों की विधानसभा के हो रहे हैं। तो थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ लोकसभा, सरकारें बिजी रहती है। इसी में सरकार बिजी रहती है, निर्वाचन आयोग बिजी रहता है, प्रशासनिक तंत्र बिजी रहता है और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल जो है वो व्यस्त रहते हैं, जबकि वो इनका मूल कार्य नहीं है। और इसमें फिर बड़ी मात्रा में धन भी खर्च होता है। तो इंस्टीड ऑफ हैविंग सच इलेक्शंस, there must be a synchronization of elections, that all the elections of Lok Sabha and state legislative assembly should be carried out in one go। एक बार में कराया जाना चाहिए लोकसभा के और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव। इसको कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी, और ये भी लागू हो सकता है। मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर काम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत जोर दिया इस पर। इसके अलावा फिर ये कि चुनावी व्यय पर जो है कार्रवाई हो सकती है। अभी क्या हो रहा है, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड पर चर्चा हुई है इस बार, हो सकता है कि चुनाव में जो व्यय होता है, कैंडिडेट अपना एक्सपेंडिचर करता है। आपने देखा होगा कि इस पर निर्वाचन आयोग की एक लिमिट होती है। अभी 78 लाख की लगभग लिमिट है कि एक लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार इससे ज़्यादा व्यय नहीं कर सकता। इसको चुनावी व्यय की सीमा कहते हैं। विधानसभा में भी इस तरह की सीमा होती है। लेकिन होता यह है कि इसमें बड़ी मात्रा में लोग धन व्यय करते हैं, काला धन भी लगाते हैं, और इतनी मात्रा में जब पैसा लगाएगा कैंडिडेट, खर्च करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो चुन के आता है तो वो चाहता है कि वो पैसा उसे वापस मिले। और इस तरह से चुनाव में किया गया यह व्यय भ्रष्टाचार का मूल स्रोत बन जाता है, भ्रष्टाचार का कारण बनता है, क्योंकि वो पैसा फिर वसूल करने की कोशिश करेगा। जब वो सांसद बन जाएगा, जब वो मंत्री बन जाएगा, जब वो विधायक बन जाएगा, ही विल ट्राई टू गेट बैक हिज इन्वेस्टमेंट, एंड नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट, ही विल ऑल्सो ट्राई टू गेट बैक द प्रॉफिट ऑल्सो। तो स्वाभाविक सी बात है कि इट विल प्रमोट करप्शन इन इंडिया। तो इसको ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि जैसा यूरोपीय देशों में होता है, इंग्लैंड में होता है, जैसे वहाँ कोई भी उम्मीदवार अपना निजी व्यय नहीं करता है, नहीं कर सकता है, बल्कि सभी कैंडिडेट्स को जो है सरकार की तरफ से धन दिया जाता है टू फाइट इलेक्शंस। भारत में भी हो सकता है ऐसा, खासतौर पे जो नेशनल लेवल पार्टी, जो राष्ट्रीय स्तर के दल है या जो प्रांतीय स्तर के दल है, उनको एक निश्चित अमाउंट देकर चुनाव लड़ने के लिए धन दिया जा सकता है, ताकि चुनाव में निजी व्यय की परिकल्पना को ही समाप्त किया जा सके। तो ये एक सुधार भी हो सकता है जो प्रधानमंत्री के दिमाग में हो। इसके अलावा आप देखिए कि विदेश नीति के क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि बड़े कदम इस बार उठाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा पीओके से संबंधित है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भारत में विलय होना चाहिए, वो भारत का अभिन्न अंग है और भारत का उस पर नियंत्रण होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी मर्ज्ड इन इंडिया। ये भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की बहुत पहले से मांग रही है, उनकी अपनी ये जो है बड़ा प्रमुख आदर्श और सिद्धांत रहा है। तो हो सकता है कि उसके विलय के लिए इस बार कुछ कार्य किया जाए। खासतौर पे गिलगिट और बाल्टिस्तान के लिए कार्य इस बार किया जा सकता है। जिस तरह से कच्चा तीवू, जो श्रीलंका और भारत के बीच में एक द्वीप है और जिसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय जो है उसको
श्रीलंका को दे दिया गया था लीज पर, उस पर बड़ी विवाद हो रहा है इस बार के चुनाव में। आपने सुना भी होगा कि तमिलनाडु में इसकी चर्चा बहुत हो रही है कि कच्चा तीवू द्वीप जो है क्यों दिया गया और उसे भारत को वापस मिलना चाहिए, उस पर भी कोई एक्शन हो सकता है। एक और चीज़, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए भी और अभी कुछ कार्य भारत कर रहा है, भारत समर्थन कर रहा है बलूचिस्तान के लोगों का समर्थन का, और मुझे लगता है कि इस पर और तेज़ी आ सकती है, और तेज़ी आ सकती है। हाँ, एक और चीज़, पाकिस्तान के प्रति बदलती हुई नीति का एक स्टेटमेंट, पता नहीं आपने ठीक से सुना है कि नहीं, इस पर यह गौर किया है कि नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान चाहे तो आतंकवाद के नियंत्रण में, आतंकवाद के निवारण में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रीजनल जो पॉलिटिक्स है, रीजनल जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, क्षेत्रीय कूटनीति है, उसमें भारत की बढ़ती भूमिका के संकेतक के रूप में। तो ये एक संकेत है जिसमें हम पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं, या पाकिस्तान को हमारे ऊपर निर्भर कर सकते हैं, या ये आसपास की जो शक्तियां हैं उनको भी एक संकेत है कि हम इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। इसके बहुत बड़े मायने, बहुत ही व्यापक मायने हैं, इसको तो बहुत ही दूर दूर तक इसके प्रभाव जा सकते हैं। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये पाकिस्तान पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। फिर इकोनॉमी के क्षेत्र में भी कुछ हो सकता है, जैसे जो किसान बिल है उसको कुछ परिवर्तन करके फिर से लाया जा सकता है। जो किसान बिल जो है प्रधानमंत्री ने पिछले टर्म में लागू किया था, लेकिन वो किसानों के विरोध के कारण वो लागू नहीं हो पाया था, उसको भी फिर से लाया जा सकता है, एक परिवर्तित स्वरूप में, लेकिन लाया जा सकता है। काला धन के निवारण पर भी बहुत कठोर एक्शन हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस पर कहा है कि साहब मैं शपथ लेने के बाद ही धमाधम निर्णय लूंगा, ये एक स्टेटमेंट आया था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने शायद जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के एक कार्यक्रम में जो है ये कहा है कि साहब शपथ ग्रहण करने के बाद ही दूसरे दिन से ही धमाधम निर्णय होंगे। तो मुझे लगता है कि एक निर्णय काला धन के निवारण के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई हो सकती है, और ये सरकार बहुत डिटरमिन्ड है, क्योंकि इस बार जो है अगर वो तीसरे टर्म में आ रही है तो बड़े मैंडेट से आएगी। और ये इस तरह से भी एक रिकॉर्ड बन रहा है कि ये सरकार जो है, पहली बार भारत में ऐसा होगा कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री जो है स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेगा। तो अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार का मनोबल बहुत ऊंचा होगा, द मोरल विल बी एट स्काई एंड नेचुरली दे आर गोइंग टू टेक मेजर डिसीजंस। तो फ्रेंड्स, ये आज का एक विश्लेषण है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि हमको भी एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट मिले। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे ही कुछ विषयों पर अगर आप कुछ चर्चा सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार वहाँ पर दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।